धरती पर एक ऐसा महाद्वीप है जिसका आकार इतना विशाल है कि उसके भीतर भारत जैसे 2 देश आराम से समा जाएं। फिर भी हैरानी की बात यह है कि इस पूरे भूभाग का लगभग 90% हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। न शहर, न गांव, न सड़कें, सिर्फ लाल मिट्टी का अंतहीन रेगिस्तान, तपती हवा और सन्नाटा। जहां भारत में 1-1 किलोमीटर में हजारों लोग बसते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के भीतर सैकड़ों किलोमीटर तक इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक ठोस सच है, ऑस्ट्रेलिया का सच। लेकिन सवाल सिर्फ कम आबादी का नहीं है, सवाल है क्यों? क्या ये जमीन कभी रहने लायक थी ही नहीं? क्या प्रकृति ने यहाँ जीवन से इनकार कर दिया था, या फिर इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक पूरी सभ्यता को नक्शे से मिटा दिया? क्योंकि ये कहानी सिर्फ सूखे रेगिस्तान की नहीं, बल्कि लूटे गए इतिहास की है, टूटी हुई संस्कृतियों की है और उस सच्चाई की है जिसे किताबों ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। आज हम परत दर परत खोलेंगे कैसे कठोर भूगोल ने यहाँ जीवन को चुनौती बना दिया, कैसे उपनिवेशवाद ने मूल निवासियों को बेघर कर दिया और कैसे दुनिया का छठा महाद्वीप आज भी भीतर से लगभग वीरान खड़ा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की असली कहानी नक्शे से कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर चल रहे मैप को ध्यान से देखिए। यह है ऑस्ट्रेलिया, यानी दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंट्री। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इतना बड़ा इलाका कि इसमें भारत जैसे 2 बड़े देश आसानी से समा सकते हैं। लेकिन इतनी विशाल जमीन होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन है केवल 2.6 करोड़, मतलब हमारे भारत के गोवा राज्य से भी कम। अब जरा कंपेयर कीजिए, भारत की आबादी है लगभग 1.4 अरब और ऑस्ट्रेलिया की केवल 2.6 करोड़। लेकिन असली चौंकाने वाली बात ये नहीं है। सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की 90% से ज्यादा आबादी केवल 0.22% जमीन पर रहती है, मतलब लगभग पूरी पॉपुलेशन कुछ गिने चुने शहरों में सिमटी हुई है। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की मेजर सिटीज देखें तो सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड, तो देश की ज्यादातर आबादी इन्हीं कोस्टल सिटीज में रहती है। जैसे जैसे आप कोस्ट से अंदर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जीवन कठिन होता चला जाता है और जहां जिंदा रहने के चांसेस कम हो, वहां लोग बसना क्यों चाहेंगे? लेकिन सवाल ये है, आखिर ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में जिंदा रहना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या ये हालात हमेशा से ही ऐसे थे? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है ब्रिटिश लोगों के आने से हजारों साल पहले। उस समय ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस रहते थे। ये लोग खाना बदोश थे, शिकार करते थे, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाते थे और प्रकृति के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रहते थे। और पता है इनकी सबसे यूनिक बात क्या थी? दरअसल इन्हें लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। इनके लिए जमीन कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ना उसे बेचा जाता था, ना खरीदा जाता था, ना फेंसेस लगाई जाती थी। असल में ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लिए जमीन प्रकृति थी और प्रकृति किसी एक इंसान की नहीं हो सकती। जमीन उनके लिए एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसका उपयोग सभी मिलकर करते थे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि यही सोच एक दिन उनके विनाश की वजह बन जाएगी, क्योंकि अब एंट्री होती है उन लोगों की जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को कोलोनाइज किया था। जी हाँ, यहाँ अब ब्रिटिश एम्पायर ने एंट्री ले ली थी। दरअसल ये 17वीं सदी की बात है। 17वीं सदी यानी वो दौर जब यूरोप ट्रेड के नाम पर नई नई जमीनों की तलाश कर रहा था ताकि वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। भारत, अफ्रीका, अमेरिका, लगभग हर महाद्वीप इस प्रोसेस का शिकार बना और इसी कड़ी में आया ऑस्ट्रेलिया। 1606 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया यूरोपियंस की नजर में आया, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 26 जनवरी 1788 को। इसी दिन ब्रिटिश शिप्स बॉटनी बे यानी मॉडर्न सिडनी में लैंड हुई। शुरुआत में ये लैंडिंग एक तूफान की वजह से हुई थी, लेकिन यहाँ पहुंचकर ब्रिटिश ने जो देखा वो उनके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। ना कोई राजा, ना कोई किला, ना कोई सेना और ना ही लैंड ओनरशिप का कोई सिस्टम। और यहीं से जन्म हुआ एक बेहद खतरनाक कॉन्सेप्ट का, टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस मतलब ऐसी जमीन जिसका कोई मालिक नहीं। ब्रिटिश लॉजिक सिंपल था, अगर कोई ओनर नहीं है तो हम ही ओनर बन जाते हैं।
ना युद्ध लड़ना पड़ेगा, ना किसी को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ब्रिटिश का ऑस्ट्रेलिया में वैसा इंटरेस्ट नहीं था जैसा भारत में था। वो इसे कोई ड्रीमलैंड नहीं मानते थे। उनका असली मकसद था ऑस्ट्रेलिया को एक पेनल कॉलोनी बनाना। पेनल कॉलोनी यानी एक ऐसी जगह जहां ब्रिटेन अपने क्रिमिनल्स भेज सके। 1788 से लेकर 1868 तक ब्रिटेन ने 1,60,000 से ज्यादा कॉन्विक्ट्स ऑस्ट्रेलिया भेजे। ये उनके लिए पनिशमेंट थी और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसा चैप्टर जिसने उसकी डेमोग्राफिक और हिस्ट्री दोनों बदल दी। और यहीं से शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के खाली होने की असली कहानी। लेकिन समस्या ये थी कि एबोरिजिनल्स को कुछ भी नहीं बताया गया था, ना उनसे कुछ पूछा गया, ना कोई सहमति ली गई। दरअसल जो लोग यहाँ के मूल और स्थायी निवासी थे, उन्हें ये लग रहा था कि ये लोग उनके मेहमान हैं। इसी वजह से उन्होंने ब्रिटिश लोगों का फ्रेंडली वेलकम करना शुरू कर दिया। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। वैसे अगर ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो वो अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ सिर्फ गन और बारूद ही नहीं लाए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज लेकर आए थे, बीमारियां। स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्कारलेट फीवर, वूपिंग कफ, ये सारी बीमारियां उस समय ऑस्ट्रेलिया में कभी देखी ही नहीं गई थी। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस को इन बीमारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और सबसे बड़ी बात, इन बीमारियों के खिलाफ उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो थी। इसका नतीजा ये निकला कि एक ही साल के अंदर एबोरिजिनल पॉपुलेशन का लगभग 50% हिस्सा मर गया। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद कई इलाकों में 90% से ज्यादा इंडिजिनस पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। और सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट ये था कि ब्रिटिशर्स के पास इन बीमारियों का इलाज भी था, नॉलेज भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इलाज देना जरूरी नहीं समझा। अब आप खुद सोचिए ये कैसी मानसिकता थी, इलाज होने के बावजूद जानबूझकर इलाज ना देना। वैसे ऐसा नहीं है कि ऐसा काम ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही किया हो। यही पैटर्न हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है। जब कॉलोनियल रूल के दौरान प्लेग, कॉलेरा और मलेरिया से भारत में लाखों लोग मर रहे थे, तब भी ब्रिटिश के पास इलाज था, लेकिन उन्होंने इलाज करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उनके लिए भारतीयों या दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी जमीन चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फेंसिंग शुरू कर दी, वाटर सोर्सेस ब्लॉक कर दिए, हंटिंग पर रोक लगा दी, जिसका सीधा असर एबोरिजिनल्स की जिंदगी पर पड़ा। वो ना शिकार कर सकते थे, ना पानी ले सकते थे, ना जंगल में फ्रीली घूम सकते थे, यानी उनका पूरा जीवन चक्र ही रुक गया। इसके बाद शुरू हुआ फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एबोरिजिनल पुरुषों से खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई, महिलाओं से घरेलू काम और फोर्स्ड लेबर कराया गया, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी काम करने के लिए मजबूर किया गया। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा था कि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी, जिसकी वजह से 1795 में एबोरिजिनल लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद लगभग 100 साल तक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। इसका नतीजा ये निकला कि इंडिजिनस पॉपुलेशन लगभग खत्म हो गई। जहां कभी उनकी संख्या 30 से 35 लाख के आसपास मानी जाती थी, वो घटकर सिर्फ 3 से 7 लाख के बीच रह गई। इसके बाद आया वर्ल्ड वॉर का दौर, जो एक तरह से फाइनल ब्लो साबित हुआ। पहले से ही पॉपुलेशन कोलैप्स की स्थिति में थी और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने हालात को और भी बदतर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था, इसलिए यूरोप के युद्धों में ऑस्ट्रेलिया को भी घसीट लिया गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हर 5 में से 1 ऑस्ट्रेलियन मैन को वॉर में भेज दिया गया। इनमें से लगभग 40% कभी वापस लौट कर ही नहीं आए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पर जापानीज एयर अटैक्स हुए, कई कोस्टल एरियाज कोलैप्स हो गए। फिर आया साल 1901। इसी साल लागू किया गया इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट। इसे पॉपुलरली जाना जाता है वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी के नाम से। इस पॉलिसी का साफ उद्देश्य था नॉन वाइट लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने से रोकना, एबोरिजिनल पॉपुलेशन को और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड करना और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह यूरोपियन कंट्री बना देना। इस पॉलिसी के बाद यूरोपियन पॉपुलेशन तो बढ़ती चली गई, लेकिन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और भी ज़्यादा आइसोलेटेड होती चली गईं। अगर आज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 2.6 करोड़ है, लेकिन इसमें इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की संख्या सिर्फ 3.8% है, यानी लगभग 10 लाख।
इतनी विशाल लैंड मास के लिए ये पॉपुलेशन बेहद कम है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ऑस्ट्रेलिया अंदर से खाली क्यों है? इसका जवाब सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि ज्योग्राफी भी है। ऑस्ट्रेलिया को 3 मेजर लैंडफॉर्म्स में बांटा जाता है। पहला, वेस्टर्न प्लेटू। ये ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% जमीन को कवर करता है, लेकिन ये पूरा का पूरा डेजर्ट रीजन है। यहाँ न पानी है न एग्रीकल्चर पॉसिबल है। दूसरा, सेंट्रल लोलैंड्स। ये इलाका सॉल्टी लेक्स और ड्राई बेसिन्स से भरा हुआ है। यहाँ सॉइल सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि फार्मिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। तीसरा, ईस्टर्न हाईलैंड्स। यही ऑस्ट्रेलिया का सबसे फर्टाइल रीजन है। यहाँ रिवर्स हैं, रेनफॉल होती है और एग्रीकल्चर पॉसिबल है। इसी वजह से पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में कॉन्सेंट्रेट हो गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक्सट्रीम क्लाइमेट से भी जूझता है। एक्सट्रीम ड्रॉट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, एल नीनो इफेक्ट, सदर्न ट्रेड विंड्स और एंटार्क्टिक कोल्ड करंट्स, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 70% जमीन ड्रॉट प्रोन है। हर साल एग्रीकल्चर लॉस लगभग $1.1 बिलियन तक पहुंच जाता है। 2017 में तो क्वींसलैंड को ऑफिशियली ड्रॉट स्टेट डिक्लेयर करना पड़ा था। तो जब कोई पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया इतना खाली क्यों है, तो इसका जवाब सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है। ये कहानी है कॉलोनियल ब्रुटैलिटी, जीनोसाइड, रेसिस्ट पॉलिसीज, क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज और हिस्टोरिकल इनजस्टिस की। ऑस्ट्रेलिया खाली नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को खाली किया गया है। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के खाली होने की पूरी कहानी। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।